Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the YouTube channel. Today we are going to start our conceptual questions part 2 unit number 10 simple harmonic motion. हमने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट 5 conceptual questions को अटेम्प्ट किया था और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट के 5 conceptual questions करेंगे. Now we will move towards our video without wasting any time. Okay, so our first question is, or sixth question is, same masses are attached to different springs, one is vibrating faster, why? अब यहाँ भी कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ डिफरेंट से स्प्रिंग्स हैं. हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि वो स्प्रिंग्स आप अपने माइंड में इमेजिन करें कि 3 से 4 स्प्रिंग्स हैं. ठीक हो गया. उन स्प्रिंग्स के साथ आपके जो मैसेज हैं, सब स्प्रिंग्स के साथ मैसेज सेम अटैच हुए हैं, लेकिन उन सब स्प्रिंग्स में से एक स्प्रिंग ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट कर रहा है. वो क्यों वाइब्रेट कर रहा है? आपने इस चीज़ का आंसर देना है. सो सेम मैसेज आर अटैच्ड टू डिफरेंट स्प्रिंग्स, वन इज वाइब्रेटिंग फास्टर, वाई? इस चीज़ का आपने आंसर देना है. ओके, अगर हम यहाँ पे देखें कि लोग कह रहे हैं कि वाइब्रेटिंग फास्टर, इसका मतलब क्या है कि एक स्प्रिंग जो है वो फास्टर वाइब्रेट कर रहा है. फास्टर वाइब्रेट करने का क्या मतलब होता है कि उस स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि वो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम. फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ये कहते हैं ना कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन सम स्पेसिफिक टाइम. तो वो यही कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग उनमें से वो ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट कर रहा है, फास्टर वाइब्रेट कर रहा है. दैट्स मीन कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. सो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा क्यों है? इसके लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला चेक करेंगे कि क्या फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है. जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि फ्रीक्वेंसी या कोई भी फॉर्मूला जो गिवन होता है उससे हमें ये पता चलता है कि वो एक स्पेसिफिक टर्म किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है. अगर हम एक फॉर्मूले को देखते हैं, सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास गिवन होता है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k ओवर m. इससे हमें पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. एक तो k, दैट इज कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड सेकेंड वन इज m, दैट इज मैस. मतलब फ्रीक्वेंसी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, स्प्रिंग कांस्टेंट k पे और मैस m पे. और इस रिलेशन से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस. इसका मतलब क्या है कि अगर मैस बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और अगर मैस कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी. दैट्स मीन कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस. एक चीज़ ये पता चल रही है हमें फॉर्मूला से. सेकेंड चीज़ जो हमें पता चल रही है वो ये है दैट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट. इसका क्या मतलब है? अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी. अब आप सबके माइंड में ये बात आ रही होगी कि दैट व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग कहते हैं दैट इट इज़ अ मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग. कि एक स्प्रिंग कितना स्टिफ है, कितना सख्त है. या हम लोग ये भी कहते हैं कि स्प्रिंग की क्वालिटी कैसी है. क्या अगर मैं एक स्प्रिंग को खींचती हूँ वो वापस जाता है, कितनी तेज़ी के साथ वापस जाता है? हम लोग स्प्रिंग में क्या कहते हैं कि अगर एक स्प्रिंग हम उसको पुल करें और वो वापस जाए और वाइब्रेशंस करे तो इसका मतलब है वो स्प्रिंग बहुत अच्छी क्वालिटी का है. लेकिन अगर एक और स्प्रिंग हम लें जिसको हम पुल करें लेकिन वो वापस अपनी जगह पे वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ना जाए बल्कि वहीं पे अकड़ के खड़ा हो जाए, वो पीछे ना जाए, सो दैट्स मीन उसकी क्वालिटी बुरी है. अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो वो क्या करेगा, मैं उसको खींचूंगी, वो वापस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर एक्सट्रीम से मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम, मतलब वो वाइब्रेशंस करेगा. अगर वो ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा दैट्स मीन उसकी क्वालिटी अच्छी है, स्प्रिंग की क्वालिटी अच्छी है, इसलिए वो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है. इसी वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि वाइब्रेटिंग फास्टर. इसकी वजह ये हो सकती है कि उसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ज़्यादा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी. ये था रीज़न कि आपके पास एक कुछ स्प्रिंग्स हैं उनके साथ मैसेज सब सेम अटैच्ड हैं, लेकिन उनमें से एक स्प्रिंग जो है वो ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट कर रहा है. तो उसके पीछे जो रीज़न है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट एक स्प्रिंग का ज़्यादा होगा, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, इसी वजह से वो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है अगर उसको उसकी ओरिजिनल पोजिशन से डिस्प्लेस किया जाएगा. एक बार इसके आंसर को पढ़ लेते हैं. The difference in the vibration speeds of the two systems with the same masses attached to different springs can be explained by the spring constant. जो difference आ रहा है speed में दो systems है, कुछ या दो हैं या दो से ज़्यादा springs हैं, जो difference आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? spring constant की वजह से. spring constant क्या होता है? It is a measure of the stiffness of a spring.
आगे है व्हेन अ mass is attached to a spring the natural frequency of oscillation is determined by both the mass and the spring constant. हम लोग स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं? बाय द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड अ mass. The formula for the natural frequency of a mass spring system is given by, इसका फॉर्मूला यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, F इज इक्वल्स टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ K ओवर M. और जो चीज़ मैंने आपको बताई थी दैट F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, वही चीज़ लिखी हुई यहाँ पे, एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, कि अगर मैस बढ़ जाएगा तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, मैस कम हो जाएगा तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी. स्प्रिंग कांस्टेंट अगर ज़्यादा है, अच्छी क्वालिटी का स्प्रिंग है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब वो ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा. सो हमें इस फॉर्मूला से पता चल रहा था कि स्प्रिंग कांस्टेंट उसका क्या पता अच्छा हो, स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा हो, इसीलिए वो ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट कर रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है. Okay, from this formula, you can see that if the spring constant is higher, the frequency will be higher, meaning the system will vibrate faster. जो मैंने आपको चीज़ समझाई वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है. Therefore, if one spring has a greater spring constant than the other, इसलिए अगर एक spring जिसका spring constant बहुत ज़्यादा है, it will cause a mass attached to it vibrate at a higher frequency. तो वो क्या करेगा, अपने mass को ज़्यादा frequency पे vibrate करवाएगा, that is उसकी vibration faster होगी. Even if the masses are the same, बेशक masses same है, लेकिन ये हो सकता है कि उसका spring constant ज़्यादा हो, इसलिए वो mass को ज़्यादा तेज़ी से vibrate करवाए. So crux क्या है पूरे क्वेश्चन का, that the spring that is vibrating faster has a higher spring constant. So ये लास्ट लाइन में पूरे क्वेश्चन का क्रक्स निकाल के लिखा हुआ है कि स्प्रिंग जो कि वाइब्रेट कर रहा है फास्टर, क्या पता उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा हो, दैट्स वाई इट इज़ वाइब्रेटिंग फास्टर. होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया है. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now our question number 7 is a simple pendulum has a time period T in Murray. In Karachi, it has different time period. What would you do to make its time period same as it was in Murray? अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक हमारे पास दो रीजन्स हैं, एक मरी है और एक कराची. अब वो क्या कह रहे हैं कि एक सिंपल पेंडुलम हमने लिया, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किससे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल टी के साथ. अब वो कह रहे हैं कि मरी में उसका टाइम पीरियड टी है, लेकिन कराची में उसका टाइम पीरियड डिफरेंट हो जाता है. सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, उस सिंपल पेंडुलम का टाइम मरी में डिफरेंट है और कराची में उसका टाइम पीरियड डिफरेंट है. What would you do to make its time period same as it was in Murray? अब वो क्या कह रहे हैं कि हम लोग कराची में बैठे हैं, कराची में इसका अगर हमें टाइम पीरियड सेम करना हो, मरी के साथ हमें उसको सेम करना है, तो हम क्या करें? दोबारा से रिपीट करें, एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड मरी में कुछ है और कराची में कुछ और है. वो कह रहे हैं व्हाट वुड यू डू टू मेक इट्स टाइम पीरियड सेम एज इट वाज इन मरी. तो आप क्या ऐसा काम करोगे जिससे उसका टाइम पीरियड सेम हो जाए जिस जो टाइम पीरियड उसका मरी में था. सो अब यहाँ पे जो फैक्टर है वो है टाइम पीरियड. अब हम ये चीज़ चेक करेंगे कि टाइम पीरियड के फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं टाइम पीरियड को, या जिनके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है. ओके, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, दैट इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी. हमें इस फॉर्मूला से क्या चीज़ पता चल रही है कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर. अब देखें, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि वाई द टाइम पीरियड इज डिफरेंट इन मरी एंड इन कराची. चूंकि मरी एक हाइट के ऊपर है, एक सर्टेन हाइट के ऊपर है, इसका मतलब मरी के रीजन में ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस बहुत कम है. चूंकि जैसे जैसे आप लोग सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे, हाइट पे जाते जाएंगे, आपकी ग्रेविटी जो एक्ट हो रही होती है वो कम होती जाती है. सो आप मरी में चेक करेंगे, चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होने की वजह से वहाँ पे टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है. चूंकि इस फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी. इसका मतलब ये है कि अगर ग्रेविटी कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाए, और अगर ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है तो उससे टाइम पीरियड कम हो जाता है. सो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि मरी और कराची में टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है. इसलिए डिफरेंट होता है कि मरी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है, कराची चूंकि सरफेस लेवल पे होता है तो यहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा होता है और ग्रेविटी भी, टाइम पीरियड कम होता है और ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है. हम वो कह रहे हैं कि हम इसको किस तरह से सेम कर सकते हैं, इन दोनों टाइम पीरियड को किस तरह से सेम कर सकते हैं. पता चल के भाई ग्रेविटी तो चेंज हो ही रही है, सो दूसरा फैक्टर जो एक फैक्टर बच गया वो सिर्फ लेंथ का है कि हम लोग लेंथ को चेंज करें. अगर ग्रेविटी, चूंकि हमें ग्रेविटी का पता है,
वो तो मरी में है ही कम, कराची में ज़्यादा है। मरी में कम होने की वजह से टाइम पीरियड ज़्यादा हो रहा है और कराची में इसकी वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से टाइम पीरियड कम हो रहा है। तो जो लास्ट फैक्टर बचता है वो है लेंथ, हम उसको चेंज करेंगे। सो हम लोग इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। The time period of a simple pendulum is influenced by the acceleration due to gravity and the length of the pendulum, जो कि मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड पे क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, acceleration due to gravity and the length. So इसका फॉर्मूला हमें पता है T is equals to 2 pi square root of L over G. In Murray and Karachi, the value of G can differ slightly due to altitude and the geographical location, which affects the time period. वो कह रहे हैं मरी और कराची में G की वैल्यू का डिफर होने की वजह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो क्या है, एक तो ऑल्टीट्यूड, आपकी हाइट और लोकेशन, विच अफेक्ट्स द टाइम पीरियड, जिसकी वजह से आपका टाइम पीरियड जो है वो डिफर कर जाता है। टू मेक द टाइम पीरियड इन कराची द सेम एज इट वाज इन मरी, यू कैन एडजस्ट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो आप किसको चेंज करेंगे, लेंथ को आप चेंज। So as we know from the formula that time is directly proportional to length, इसका मतलब अगर हमें टाइम को कम करना हो तो हम लेंथ को भी कम कर देंगे, और अगर हमें टाइम को ज़्यादा करना हो तो हम लेंथ ज़्यादा कर देंगे। और अगर हम ये कहते हैं कि मरी में टाइम पीरियड ज़्यादा है, कराची में कम है, सपोज करते हैं, बाकी में भी पता नहीं है कि ज़्यादा या कम है, क्वेश्चन में नहीं गिवन, लेकिन हम लोग सपोज करते हैं कि मरी में टाइम पीरियड ज़्यादा है, कराची में कम है। अगर हमने कराची को मरी के साथ सेम करना है, इसको भी कराची की जो टाइम है उसको भी बढ़ाना है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेंडुलम की लेंथ को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और हम लोग इसी तरह कन्वर्सली एक और चीज़ देखें कि मरी में टाइम पीरियड कम है, हमें कराची में भी कम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कराची में टाइम सिंपल पेंडुलम की जो है आपका, उसकी लेंथ को कम कर देंगे, जिसकी वजह से टाइम पीरियड जो है वो भी कम हो जाएगा। इफ द टाइम पीरियड इन कराची इज लॉन्गर देन इन मरी, यू कैन डिक्रीज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अगर कराची में टाइम पीरियड बड़ा ज़्यादा है मरी से, हमें उसको कम करना है, तो हम लेंथ को कम कर देंगे। कन्वर्सली इफ द टाइम पीरियड इन कराची इज शॉर्टर, यू शुड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अगर कराची में टाइम पीरियड छोटा है, कम है, तो आप उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, लेंथ को बढ़ा देंगे। सो इस क्वेश्चन का क्रक्स यही है दैट एडजस्ट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम टू मैच द टाइम पीरियड विद द मरी। हम लेंथ को चेंज करेंगे बिकॉज ग्रेविटी पहले से ही इन्फ्लुएंस कर रही है, सो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग लेंथ को चेंज करेंगे। होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट विल हैपन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स इन अ रिपल टैंक इफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर इज डिक्रीज्ड। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का ये है। सेकंड पार्ट ये है, व्हाट विल हैपन टू द वेव स्पीड। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, दैट व्हाट विल हैपन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इन अ रिपल टैंक इफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर इज डिक्रीज्ड, इसका क्या मतलब है। वो कह रहे हैं कि रिपल टैंक में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा अगर जो हमारे पास ऊपर इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर जो कि वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होता है उसका हम लोग टाइम पीरियड कम कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हम सबसे पहले इसका आंसर देते हैं। ओके, अब वो ये कह रहे हैं कि हम लोग टाइम पीरियड को कम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। हमें पता है दैट टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है, या फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आता है। सो अगर हम लोग टाइम पीरियड को कम कर देते हैं, एज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड, तो अगर हम लोग टाइम को कम कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। सो अगर हम इसको देखें, इफ द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर इन अ रिपल टैंक इज डिक्रीज्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स विल इंक्रीज। अगर टाइम पीरियड को हम कम कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। दिस इज बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इनवर्सली रिलेटेड। चूंकि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेटेड है, इसलिए टाइम पीरियड को कम करने की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, T is equals to 1 over F, which shows that T is inversely proportional frequency. So when the time period T decreases, the frequency increases. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमने दे दिया कि अगर टाइम पीरियड को कम कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट वो है, what will happen to the wave speed, कि अगर हम टाइम पीरियड को कम कर देते हैं तो वेव स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा। इसका आंसर अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सो रिगार्डिंग वेव स्पीड, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला। इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। हमें पता है वेव स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, दैट वेव स्पीड v इज इक्वल्स टू f इंटू लेमडा, वेयर दैट
एफ इज द फ्रिक्वेंसी, लेमडा इज द वेवलेंथ। अब हमें सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला हमें ये पता चल रहा है दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो वेव स्पीड भी बढ़ जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो वेव स्पीड भी कम हो जाएगी। अब हमने ये देखना है कि जो आपकी वेव स्पीड है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। चूंकि टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेव स्पीड भी बढ़ जाएगी। सो इफ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस व्हाइल द वेवलेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, द वेव स्पीड विल आल्सो इंक्रीज। चूंकि क्वेश्चन में बताया गया था कि हमने टाइम पीरियड को कम कर दिया, हमने उसका रिलेशन देखा पहले फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी को क्या होगा, चूंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेटेड है, तो टाइम के डिक्रीज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड में डायरेक्टली रिलेशन है। देयरफॉर विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी द वेव स्पीड विल आल्सो increase. So that's the answer. And in summary, if the time period of the electrical vibrator is decreased, the frequency will increase. If the wavelength stays the same, the wave speed will also increase. तो इसका क्रक्स ये है कि अगर टाइम पीरियड कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेव स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। Hope so that you understand this question. Now we will move towards the next question. Shallow water and deep water in ripple tank experiment. इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि वाटर की जो वेव्स होती हैं, अगर तो वो शैलो वाटर से डीप वाटर की तरफ जाती हैं तो उनकी फॉर्मेशन में हमें एक रिफ्रैक्शन नजर आती है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो समझे शैलो वाटर क्या होता है। शैलो वाटर हम ऐसे पानी को कहते हैं जो लेस डीप होता है, इतना ज़्यादा गहरा नहीं होता, और डीप वाटर कौन सा होता है, जो बहुत ज़्यादा गहरा होता है। अब वो कह रहे हैं कि जब वाटर की वेव्स शैलो वाटर से डीप वाटर की तरफ मूव करती हैं या डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ मूव करती हैं, तो वहाँ पे हमें वाटर वेव्स में एक रिफ्रैक्शन नज़र आती है। रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, एक हल्की सी बेंडिंग नज़र आती है, उनका एंगल चेंज हो जाता है। सो वो क्यों होता है, इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है वेव की स्पीड। चूंकि हमने क्या बताया, अब आपको ये तो समझ आ गई शैलो वाटर और डीप वाटर क्या होता है। शैलो वाटर में जो वेव स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, जबकि डीप वाटर में वेव स्पीड ज़्यादा होती है। तो चूंकि शैलो वाटर और डीप वाटर में वेव स्पीड का डिफरेंस है, शैलो वाटर में वेव की स्पीड कम होती है, डीप वाटर में वेव स्पीड ज़्यादा होती है। इस वेव स्पीड के डिफरेंस की वजह से जब भी एक वाटर वेव या शैलो वाटर से जब डीप वाटर में आती है या डीप वाटर से जब शैलो वाटर की तरफ जाती है तो वो बेंड हो जाती है, रिफ्रैक्शन का हमें प्रोसीजर नज़र आता है। सो ये जो डिफरेंस होता है या ये बेंडिंग जो होती है, ये उनकी वेव स्पीड की वजह से होती है, इस वजह से वो बेंड हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसके आंसर की तरफ, दैट वाटर वेव्स रिफ्लेक्ट एट द बाउंड्री बिटवीन शैलो वाटर एंड डीप वाटर ड्यू टू अ चेंज इन वेव स्पीड। कि शैलो वाटर और डीप वाटर के दरमियान में जो बाउंड्री होती है, जब जैसे ही उसको क्रॉस करती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो इस वजह से होती है बिकॉज वेव स्पीड चेंज हो रही होती है। व्हेन वेव्स ट्रेवल फ्रॉम द डीप वाटर टू द शैलो वाटर दे इनकाउंटर अ डिफरेंट मीडियम विद अ डिफरेंट डेप्थ चेंज हो जाती है। इन शैलो वाटर द वेव स्पीड डिक्रीजेस बिकॉज द वाटर इज लेस डीप विच अफेक्ट्स हाउ द वेव्स प्रोपगेट। शैलो वाटर में कह रहे हैं कि वेव स्पीड कम होती है क्योंकि पानी कम गहरा होता है, और वो गहराई जो है उनको कम गहराई उन पे इफेक्ट करती है उनके वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए, इसलिए उनकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। सो अगर हम इसकी फिगर की तरफ देखते हैं, ओके ये देखिए फिगर यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। सबसे पहले अगर हम इस फिगर की तरफ फोकस करें, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पानी की गहराई ज़्यादा है, ये डीपर है, ज़्यादा इनके दरमियान में डिस्टेंस है। जबकि हम इस साइड पे देखें, ये वाली साइड, यहाँ पे पानी जो है वो कम गहरा है, इनकी गहराई सिर्फ इतनी है, जबकि यहाँ गहराई इतनी थी। तो डीपर रीजन में जो वेव लेंथ है वो हमें नज़र आ रही है ज़्यादा है। वेव लेंथ ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा। हमने पढ़ा था ना, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। लेमडा के साथ अगर लेमडा बढ़ जाएगा, v का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है लेमडा के साथ, अगर लेमडा बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ती है, तो v भी बढ़ जाता है। यहाँ पे देखें शैलो रीजन की तरफ, यहाँ पे जो वेवलेंथ है आपकी, ये देखें ये वेवलेंथ जो है ये कम है, इनके दरम्यान में डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है दैट v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। इस v का और इस लेमडा का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर v बढ़ेगा तो लेमडा भी बढ़ जाएगा, अगर v कम होगा तो लेमडा भी कम हो जाएगा।
सो ये रीज़न था कि डीपर रीजन में हमारे पास स्पीड ज़्यादा क्यों होती है एंड शैलो रीजन में हमारे पास स्पीड कम क्यों होती है। जो मेन रीज़न है दैट इज़ वेवलेंथ। चूँकि डीपर रीजन में वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा होती है इसलिए वेलोसिटी या वेव स्पीड भी ज़्यादा। शैलो रीजन में हमारे पास वेवलेंथ कम होती है, जैसे कि फिगर में आपको नज़र आ रहा है। इसी वजह से शैलो रीजन में हमारे पास वेव स्पीड भी कम होती है। तो ये डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के दरम्यान में वेव स्पीड का, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है। सो अब ये जो साथ वाली फिगर है इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे बेंडिंग कैसे होती है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट फिगर है ये वाली, जिसमें हमें पता चल रहा है कि ये किस तरह से बेंडिंग का प्रोसीजर होता है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है इस साइड पे डीप वाटर है, इस साइड पे शैलो वाटर है। वेव्स की यहाँ पे हमें नजर आ रही है, हमें एक लाइन से नजर आ रहा है कि यहाँ पे वेव लेंथ ज़्यादा है और यहाँ पे वेव लेंथ कम है। ज़्यादा वेवलेंथ से जब भी वो कम वेवलेंथ वाली साइड पे आएंगी तो वो फास्टर, यहाँ पे इनकी स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे उनकी स्पीड कम हो जाएगी और इसकी स्पीड डिफरेंस की वजह से ये बेंड हो जाएगी। अब यही रीज़न हम लोग ऊपर अपने आंसर में भी देंगे और इसको अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करते हैं। So, our second paragraph है that as the waves move from a region of deeper water where they travel faster to shallow water where they travel slower, the change in speed causes the waves to change direction. वो कह रहे हैं जैसे ही waves move करेंगी एक ऐसे region जो कि deeper है, जहाँ पे वो faster move कर रही हैं, वहाँ से shallow water की तरफ move करेंगे। shallow water में वो बहुत slow move कर रही हैं, तो इनके speed में जो change आ रहा है इसकी वजह से वो अपनी direction को change कर लेंगे। This bending of waves at the boundary is what we call refraction. इस बेंडिंग को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वेव स्पीड्स इन द टू मीडियम्स। तो ये जो बेंडिंग की कितना बेंड होगा ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि आपकी वेव स्पीड में डिफरेंस कितना ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है ये। So, in summary, water waves refract at the boundary of the shallow and deep water due to a change in wave speed, causing the waves to change direction. So, ये वाटर वेव्स क्यों रिफ्लेक्ट कर जाती हैं? बिकॉज बाउंड्री पे उनको वेव स्पीड, जो उनकी जो वेव स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। डीपर से अगर शैलो में जा रही हैं तो डीपर में वो तेज़ी से मूव कर रही हैं, शैलो में वो आहिस्ता से मूव करती हैं। सो ये जो डिफरेंस आता है इसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं और उस बेंडिंग को हम नाम दे देते हैं रिफ्रैक्शन का। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर व्हाट कंडीशंस आर द वेव्स डाइफ्रैक्टेड द मोस्ट? कौन सी कंडीशंस है ऐसी जिससे वेव्स जो हैं वो ज़्यादा डाइफ्रैक्ट होंगी? ओके, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है कि दैट व्हाट इज डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन क्या होती है? हम लोग क्या पढ़ते हैं डाइफ्रैक्शन में? दैट द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द ऑब्स्टिकल्स। कोई भी ऑब्स्टिकल रखते हैं उस ऑब्स्टिकल से वेव कैसे स्प्रेड करती है, वो स्प्रेडिंग जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? डाइफ्रैक्शन। सो वेव्स आर डाइफ्रैक्टेड द मोस्ट अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। 3 कंडीशंस मैंने यहाँ पे आपको कोड डाउन करवाई हैं। फर्स्ट है ऑब्स्टिकल साइज, कि जो आपने ऑब्स्टिकल रखा है उसके साइज पर डिपेंड करता है। व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल और ओपनिंग इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, डाइफ्रैक्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड। उस पर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वेव एनकाउंटर्स अ स्लिट, अगर एक वेव को ऐसे स्लिट मिलती है दैट इज अबाउट द सेम विड्थ एज इट्स वेवलेंथ, कि उसकी विड्थ उतनी है जितनी वेवलेंथ की है। सो इतनी अच्छी डाइफ्रैक्शन नहीं होगी, ज़्यादा अच्छी डाइफ्रैक्शन नहीं होगी। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको कैसे समझाऊंगी, इस फिगर से हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पे क्या सो आप इस फिगर की तरफ देखें। इस फिगर में हमें नज़र आ रहा है कि हमने 2 स्लिट्स रखी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये वेव्स हमारे यहाँ से आ रही हैं। इसमें से जब वेव्स, इन 2 स्लिट्स में से जब वेव्स पास आउट करेंगी तो उसके अंदर ये डाइफ्रैक्शन इतनी अच्छी नहीं होगी। जबकि अगर हम इसी के दरम्यान में ये जो ओपनिंग है इसको कम कर देंगे तो हमारे पास डाइफ्रैक्शन का प्रोसीजर बहुत अच्छा होगा। इसी तरह अगर हम और कम कर देते हैं तो और अच्छा डाइफ्रैक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे हमें दिखेगा। सो ये डिपेंड करता है कि आपके ऑब्स्टिकल के साइज या ओपनिंग आपकी कितनी है। कम ओपनिंग होगी तो अच्छी डाइफ्रैक्शन होगी, ज़्यादा ओपनिंग होगी तो कम डिफ्रैक्शन होगी। ओके, सेकेंड है हमारे पास वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ्स एक्सपीरियंस मोर डाइफ्रैक्शन देन शॉर्टर वेवलेंथ्स। ऐसी वेव्स जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी, लॉन्गर होगी, तो वो अच्छी डाइफ्रैक्शन करेंगी, ज़्यादा डाइफ्रैक्शन होगी एज कम्पेयर टू द ऐसी वेव्स जिनकी वेवलेंथ कम है, शॉर्टर है। दिस मीन्स that waves with a larger wavelengths will bend around obstacles and spread out more than waves with shorter wavelengths। इसका मतलब क्या है कि वेव्स, ऐसी वेव्स जिनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, वो क्या करेंगे? ऑब्स्टिकल से बेंड होंगे और अच्छी वेव्स बना के निकलेंगी, अच्छी डाइफ्रैक्शन होगी एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ्स विच हैव शॉर्टर वेवलेंथ्स।
Type of waves, different types of waves may diffract differently. For instance, sound waves tend to diffract more than light waves due to their longer wavelengths. वही बात है यहाँ पे भी कि वेव के टाइप पे भी डिपेंड करता है. जैसा साउंड वेव्स उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती हैं, इस वजह से वो अच्छे से डाइफ्रेक्ट करती है एज कम्पेयर टू द लाइट वेव्स. समरी क्या है हमारे पास? वेव्स डाइफ्रेक्ट द मोस्ट व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल्स और ओपनिंग इज सिमिलर टू द वेवलेंथ व्हेन द वेवलेंथ इज लॉन्गर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेव. तो ये तीन चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड करता है. सबसे पहले मैंने बात की कि ऑब्स्टिकल के साइज पे, थर्ड बात की हमने वेवलेंथ पे, सेकंड बात की हमने वेवलेंथ पे, और थर्ड बात की टाइप ऑफ वेव पे कि अगर ओपनिंग कम है डाइफ्रेक्शन अच्छी होगी, ओपनिंग ज़्यादा है डाइफ्रेक्शन कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा है डाइफ्रेक्शन अच्छी होगी, वेवलेंथ कम है डाइफ्रेक्शन कम होगी. टाइप ऑफ वेव में हमने बात की थी कि ऐसी वेव्स जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो डाइफ्रेक्शन अच्छा करेंगी. तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर डाइफ्रेक्शन डिपेंड करती है. होप्स हो कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. अगर आपको अच्छे से समझ आए तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन को और स्प्रेड आउट करें. एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.